Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा विजय पथ सीरीज का प्रैक्टिस सेट सेकंड हम डिस्कस करेंगे, जहां हम कवर कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के पर्पज से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एनालिसिस। उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है और क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का, ताकि आप अपनी तैयारी को स्पेसिफिक एरिया में आप मेहनत कर सकें, नंबर ऑफ रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें जो टॉपिक हर बार एग्जाम में आते हैं। इसी पर्पज़ के लिए हमने स्टार्ट की है विजय पथ सीरीज। इस सीरीज में आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके के साथ, यानी कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनका एनालिसिस भी हम कराएंगे और कुछ बैकग्राउंड अगर उनसे रिलेटेड है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट कि विजय घाट निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का समाधि स्थल है, यानी कि विजय घाट जो समाधि स्थल है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है साहब, चलिए देखते हैं। ऑप्शन हमारा है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो बहुत ही सिंपल और सुलझा हुआ क्वेश्चन है कि विजय घाट जो समाधि स्थल है वह किस महान व्यक्ति का है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। 10 सेकंड है आपके पास, करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारा है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है साहब, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि स्थल है उसे हम विजय घाट के नाम से जानते हैं। राइट, विजय घाट के नाम से जानते हैं हम। लाल बहादुर शास्त्री जी यह देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। एक इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री थे। और क्या इनके बारे में, इन्हें क्यों याद किया जाता है बेटा? इन्हें याद किया जाता है कि जो विजय हमने नाम रखा है विजय घाट, उनके स्मारक का वो जीत के नाम पर रखा है जो उन्होंने 1965 में सरकार में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्राप्त की थी, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था। उस जीत के उपलक्ष्य में इस स्थान का नाम हमने विजय घाट रखा है। सिंपल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कुछ हमारे कि महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है वो उसका स्थान क्या है, बताओ कोई बताओ। महात्मा गांधी का क्या है? महात्मा गांधी का है राजघाट। क्या है बेटा? महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे हम राजघाट के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा, इंदिरा गांधी जी का जो स्थल है वो क्या है, उसका नाम जानते हैं शक्ति स्थल। आपने इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो, याद रखने का आप अलग अलग सबका क्या होता है, तरीका होता है। आप इस तरीके से रख सकते हैं कि महात्मा गांधी एक लीडर थे, जनमानस को उन्होंने साथ रखा, ठीक, वो राज कर सकते थे, राजघाट। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से बोलते हैं, आयरन यानी कि शक्ति का प्रतीक, तो शक्ति स्थल इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी का कहां पे है बता? अटल बिहारी वाजपेयी जी का बताइए। सदाशिव अटल, सदाशिव अटल। ठीक है। तो अब कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का बनता है तो आई होप कि आपको पता रहेगा। ठीक, क्लियर पॉइंट है। लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा और जान लेते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी 1937 और 1946 में संयुक्त प्रांत के जो विधानमंडल है उसमें भी इनको चुना गया था। तो यानी कि ये एक प्रोमिनेंट लीडर थे अपने टाइम पर। राइट, तो देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में भी इनको चुना गया था। राइट, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्लिम प्लेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक लिखित में से कौन है, यानी किन्होंने ग्लिम्प्सेस ऑफ द हिस्ट्री पुस्तक लिखी है, कौन है लेखक? ऑप्शन हमारे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी। तो करेक्ट आंसर है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी राइट आंसर क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ग्लिम्प्सेस ऑफ द हिस्ट्री लिखी थी। और ये कब लिखी थी बेटा? आप लिख सकते हैं इसे 1934 में इन्होंने इसे लिखा था। 1934 में कब लिखा था? 1934 में इसे लिखा था। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और इनका उद्देश्य इस पुस्तक को लिखने का ये सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य था कि जो इंदिरा गांधी जी थी उनको
विश्व इतिहास की परख में हो, वो विश्व और उसके इतिहास से परिचित हो, उनके इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उनके बारे में उनको ज्ञान हो, उनका ज्ञान दिलाने के लिए उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। क्लियर पॉइंट। जवाहरलाल नेहरू जी की और भी पुस्तक है, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आ सकती है एग्जाम में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक आत्मकथा टूरिज्म फ्रीडम, ये भी आ सकता, अच्छा है, अच्छी बुक है। ठीक है, टूरिज्म फ्रीडम और भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्ड्स ऑफ द फ्रीडम, आइडियाज ऑफ द एनोशन, एन एंथोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये लिख सकते हैं एन एंथोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। एन एंथोलॉजी, तो ये सब बुक है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, आई होप कि अब तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? प्रथम बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ दी बंगाल। राइट आंसर क्या है? देखिए राइट आंसर क्या है, बताइए फिर मेरे को कि कौन सा राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बंगाल। तो राइट स्टेटमेंट हमारा है बैंक ऑफ द हिंदुस्तान इज द राइट आंसर, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान यहाँ पे सही उत्तर के रूप में हमें दिख रहा है। ठीक है, जो बैंक ऑफ, अब हम थोड़े समझे बैंकिंग इतिहास को थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो प्राचीन काल से ही भारत में बैंकिंग सेवाएं मौजूद थी। हालांकि अंग्रेजों के आने से पहले संगठित रूप में वह कार्य नहीं करती थी, इन्होंने आके उसे संगठित किया, वो एक अलग बात है, बट पहले ही भी बैंकिंग सुविधाएं थी। ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट। तो जब हमने बात की है कि द बैंक ऑफ हिंदुस्तान को स्थापित किया गया, तो इसे 1770 में स्थापित किया गया था, 1770 में इसको स्थापित किया गया था बेटा, और यह एक यूरोपीय बैंक था, पहला यूरोपीय बैंक था ये। ठीक है, तो यह पहला यूरोपीय बैंक था, लिख सकते हैं आप, पहला यूरोपीय बैंक था। ठीक है, यह पहला यूरोपीय बैंक था जो 1770 में स्थापित हुआ था, और यह प्राइवेट बैंक था। तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी, तो कौन सी किस कंपनी ने इसको स्थापित किया था? इसको स्थापित किया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी, यानी कि अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में एक बैंक स्थापित किया गया जिसे बोलते हैं बैंक ऑफ द हिंदुस्तान। यह भारत का पहला स्थापित बैंक था, पहला यूरोपीय बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन दे रखा है अवध कॉमर्शियल बैंक। इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था 1981 में, 1981 में इसे स्थापित किया गया था, 1981 में स्थापित किया गया था। और ये पहला, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, यह पहला वाणिज्यिक बैंक था, पहला वाणिज्यिक बैंक था, पहला वाणिज्यिक बैंक था। ठीक है साहब, तो ये पहला वाणिज्यिक बैंक था। क्लियर पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को कब स्थापित किया गया, बताइए? पंजाब नेशनल बैंक को कब स्थापित किया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक को स्थापित किया गया था 1894 ईस्वी में। कब स्थापित किया गया था बेटा? 1894 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 1894 में इसको स्थापित किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था, वर्तमान लाहौर में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो तब भारत एक हुआ करता था ना। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी बैंकिंग है, जैसे कि 1906 1913 के बीच, जैसे कि हम समझ सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 1909 में आया, केनरा बैंक,
इंडियन बैंक 1907 में आया, बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे बहुत सारे बैंकों की स्थापना फिर लगातार होती गई। ठीक है, तो हमने अब डिस्कस किया कि पहला बैंक कब आया था, यूरोपीय बैंक था 1970 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के रूप में। अवध कॉमर्शियल बैंक पहला वाणिज्यिक बैंक था, 1981 में आया था। पंजाब नेशनल बैंक एक प्रोमिनेंट बैंक है, तो 1894 में इसको स्थापित किया गया था, और जब स्थापित किया गया था तब इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। ठीक है साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की अनुमति दी है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर शामिल है? ऑप्शन हमारे ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन कौन से ऑप्शन है? हैदराबाद तेलंगाना, नागपुर महाराष्ट्र, धोलेरा गुजरात, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन सा विकल्प हम चुन सकते हैं जब हमें नंबर मिलेंगे? तो हम चुनेंगे धोलेरा गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। धोलेरा गुजरात यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दी थी एक प्रोजेक्ट के लिए, उसमें क्या थे? 4 हवाई अड्डे थे, 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे थे, जिसमें से एक था धौलावीर गुजरात। ठीक है, बाकी 3 कौन से थे? आंध्र प्रदेश, और एक हवाई अड्डे आंध्र प्रदेश और धोलेरा का था। ठीक है, तो ये तो एक तो ये हो गया, प्लस 3 जो हवाई अड्डे थे, वो आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है साहब, करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया जी। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। पता करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है मध्य प्रदेश। तो बेटा पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश में, राइट। जो हम बात कर रहे हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोजेक्ट था 2009 में यूनेस्को के द्वारा लाया गया था, MAB, उसके माध्यम से बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। बात करेंगे हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 3 जिलों में पड़ता है मिलकर, होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इतना जरूरी था जो आपको बता दिया गया है। अब आपका काम यह है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनको आप देख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व आ सकता है। एक चीज़ समझिए, मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ स्पेशल, जो ये क्वेश्चंस हैं हमारे बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड, सिर्फ ये वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो न्यूज़ में रहते हैं। हाल फिलहाल में जो बने हुए नए रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व घोषित किया किसी को, या फिर कोई भी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो चुनाव में रहा है, कोई हो गया एनवायरमेंट एक्टिविटी के कारण, एक रहा है अभी नीलगिरी वाला था ना, बहुत न्यूज़ में रहा था, सुप्रीम कोर्ट, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा। तो ऐसी चीज़ जब होती है ना तो वह न्यूज़ में आ जाते हैं। जब वो न्यूज़ में रहेंगे तो उसके आसपास का एरिया, वो स्पेसिफिक वो, या फिर स्पेशल जब वो किसी जीव के लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो उस जीव के लिए और कौन से बायोस्फीयर रिजर्व अवेलेबल है। तो इस तरह से थोड़ा कनेक्ट जब आप देखेंगे तो आपको एक तो याद करने में आसानी होगी, दूसरा आपको क्वेश्चन इजीली समझ पाएंगे आप, क्योंकि एग्जाम में दिख जाएगा फिर साथ के साथ, तो आपको एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आप ऐसी बिना लॉजिक के, बिना सर पर के आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन वेरीफायर दबा के चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, सोर्सेज बहुत है, मैं फिर से कहूँगा। तो कम पढ़िए लेकिन बार बार रिवाइज कीजिए। एग्जाम में अगर ना आए तो उसका दुख नहीं होता है, लेकिन आया हुआ छूट जाए उसका दुख ज़्यादा होता है।
कि एक और रिवाइज कर लेता तो शायद अच्छा रहता, वो वाला दर्द मत झेलना। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भाई जो हमारे मौलिक अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जस्टिसिएबल है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, यूएसए से लिया गया है, इसके अलावा यूएसए से नेक्स्ट समीक्षा ली गई है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर? तो इन चीजों को देकर आप याद रख सकते हैं, जस्टिसिएबल है, एनफोर्समेंट बाय लॉ, इसे कहते हैं जस्टिसिएबल, यानी कि अगर किसी भी संस्था के द्वारा इनका ये लागू नहीं किए कर पा रहे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अनेक आपके पास रास्ते हैं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है तो। ठीक है, राइट? तो आप सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डील करेगा आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, हाई कोर्ट डील करेगा आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट? यहाँ पे अलग अलग है, रिट जारी कर सकता है, और यहाँ पे ये रिट जारी की जाएगी। ठीक है, वो फिर अलग इशू है कि इसका रेट व्यापक होती है, वो अलग ही डिबेट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, उसमें हमें नहीं जाना है। ठीक है, हमें से अपने क्वेश्चन तक रहना है, राइट? हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है भाई? काफी मौलिक अधिकार है ना, बस एक संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो एक संपत्ति का अधिकार नहीं था, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 है। तो संपत्ति का अधिकार, इसको क्या कर दिया गया है? इसको रिमूव कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया है। और अब यह बन गया है क्या? अब यह बन गया है कानूनी अधिकार, लीगल राइट। अनुच्छेद 300 क्या? ठीक है साहब, क्लियर? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई। अभी 6 मौलिक अधिकार है हमारे पास, 6। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी समान हैं, सही, बिल्कुल। 16, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, बिल्कुल सही है। याद रखना, सार्वजनिक रोजगार की बात हो रही है। अगर यहाँ पे लिखा आ जाए ना प्राइवेट, निजी क्षेत्र में, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि सार्वजनिक की जगह अगर बोले निजी, सभी प्रकार के रोजगार में समान अवसर, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। निजी क्षेत्र के जो रोजगार रहेंगे वहां पर अनुच्छेद 16 लागू नहीं होता है। ठीक है साहब? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 19 उपाधियों का अंत, ये तो गलत है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, प्राण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इस तरीके से उपाधियों का अंत के लिए अनुच्छेद 18 काम करता है। कौन सा अनुच्छेद बेटा? अनुच्छेद 18। ठीक है, प्राण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की गई है, और इसके अलावा और भी स्वतंत्रताएं हैं। 6 में से अब एक कम हो गया तो उसे हटा देंगे। ठीक है, 19 1F तक है, सॉरी जी तक है, 6 अभी भी है, राइट? 6 अभी भी है, पहले 7 थी, जी तक, एक हट गया है, संपत्ति का अधिकार। क्लियर? तो भाई अनुच्छेद, जब इसमें 4th स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो कितने स्टेटमेंट ठीक है बताइए?
बताइए सर, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है? क्या है हमारा, कौन सा, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो पढ़ेंगे कौन सा प्रश्न, कितने स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। तो फोर्थ हमारा गलत था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत था, तो ये स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, विकल्प हमारा डी सही हो गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। हमें यहाँ पे गलत ही पूछा था, इसलिए हम गलत का जवाब दिए हैं। ठीक है, चलें आगे जी, चलते हैं आगे। और बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है जी। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सीईओ कौन है? बार्नर बोगल्स, जेम्स बेजोस, एलेन मोनी, बार्नबी डॉर्फमैन। बताइए, बताइए सर, बताइए जी। अमेजन के मुख्य कार्य सीईओ कौन है? तो बड़ा करेक्ट ऑप्शन है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस यहाँ पे राइट आंसर है, आप याद रखेंगे, जेम्स बेजोस यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें कुछ बताने जैसा कुछ है नहीं, सिंपल सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है। राइट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल के संस्थापक कौन है? मतलब ये सिंपल क्वेश्चन आए थे, गूगल संस्थापक कौन है बताइए? एल स्मिथ, जेम्स बेजोस, यूजीने चर्नियक, लैरी पेज। थोड़ा करेक्ट ऑप्शन हमारा है लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज। लैरी पेज, एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने का साथ दिया था, सर्गेई ब्रिन। तो लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, सर्गेई ब्रिन, दो व्यक्तियों ने गूगल को स्थापित किया गया था, गूगल को स्थापित किया था। और इन्होंने कब गूगल को स्थापित किया है बेटा, बताइए कब किया है गूगल को स्थापित? 1998 में। कब किया है? 1998 में, 1998 में स्थापित किया गूगल को। मुझे कोई बताएगा कि क्या गूगल का हमेशा से नाम यही था गूगल? तो शुरुआत में इनिशियली इसका नाम था, पुराना नाम, ऐसे पुराना नाम। बताइए, कोई जानता, ऐसा कोई बच्चा जो बताएगा कि गूगल का पुराना नाम क्या था? बैकअप रब था बेटा। क्या नाम था? बैकअप रब, बैकअप रब, बैकअप रब था। ठीक है, सॉरी बैकअप था, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी नाम था बेटा बैकअप, मैंने गलत, बैकअप याद रह जाता ना, बैकअप, तो उस तरीके से याद रह गया। ठीक है, तो नाम क्या था? बैकअप था, जो जिसे एक सर्च इंजन के रूप में स्थापित किया था। बाद में इसका नाम बदल के गूगल रखा। और गूगल की जब नाम रखा था तो एग्जैक्ट स्पेलिंग थी GOOGL, गूगल। ठीक है, एक गलत स्पेलिंग की वजह से गूगल शब्द आया। और आप देखो क्या गलत स्पेलिंग ने क्या धूम मचा रखी है ना। ठीक है, चले आगे। तो ये बहुत ही फैक्चुअल और सिंपल क्वेश्चन थे, तो आई होप कि कुछ बताने लायक इसमें है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडियाज द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा, अमीश त्रिफल, नटवर सिंह या शशि थरूर, किनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? थोड़ा करेक्ट ऑप्शन है हमारा शशि थरूर जी। किसने लिखा है? शशि थरूर जी ने लिखा है इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। ठीक है, बात करें शशि थरूर जी को, तो ये तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ठीक है, क्लियर। इनकी एक और बुक है अंधेरे का युग, इनकी एक और बुक है, आप लिख सकते हैं अंधेरे का युग। अंधेरे का युग ब्रिटिश साम्राज्य, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, अंधेरे का युग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य। ठीक है, अंधेरे का युग भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, इनके द्वारा लिखी हुई है। क्लियर। एक बहुत ही बड़ा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय एक बड़ा नाम। ठीक है, तो जो अरुंधति रॉय है, इन्हें
मैन बुकर अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा बेटा? मैन बुकर अवार्ड मिला हुआ है इन्हें, मैन बुकर अवार्ड मिला है इन्हें मैन बुकर अवार्ड मिला है। क्लियर? इन्हें मैन बुकर अवार्ड मिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए ये इनकी बुक है, इसके लिए इन्हें मैन बुकर अवार्ड दिया गया है 1997 में। ठीक है, डेट भी लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लो लिख देता हूँ 1997। ठीक है, तो देखो ये याद रहे न रहे, लेकिन ये याद रख लेना, क्योंकि जो अभी शशि थरूर जी बहुत न्यूज़ में रहे लास्ट फ्यू टाइम से, मतलब कुछ महीनों पहले बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे। ठीक है, तो मैं फिर बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि कुछ पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन जो चीज़ न्यूज़ में है ना वो कंटेस्ट होनी चाहिए, उसे आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि जो न्यूज़ में होता है वो कहीं ना कहीं उसकी संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं कि वो पेपर में आपको दिखे। ठीक है साहब जी, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अरे ये क्या है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया। भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952, 47 से 48, 1948 से 1949, 50 से 51। तो बड़ा करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चुनाव हुए थे लोकसभा के पहले। ठीक है, पहला आम चुनाव हुआ था ये। ठीक है, पहला आम चुनाव था। और अभी जो हुआ 2024 में 18वां था, वो 18वीं लोकसभा का चुनाव था। ठीक है, सदन के नेता कौन है? सदन का नेता होता कौन है? सदन का नेता होता है पीएम। पीएम कौन है? मोदी जी। ठीक है साहब, क्लियर है तक? चलिए आगे आते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई, एस एस स्वामीनाथन, सोमनाथ देसाई, एस राधाकृष्णन। बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है विक्रम साराभाई, एस एस स्वामीनाथन, सोमनाथ देसाई, एस राधाकृष्णन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको जाना जाता है बेटा? एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एम एस स्वामीनाथन को क्या जनक के रूप में हम जानते हैं। इन्होंने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत में गेहूं के HYV जो हाई प्रोडक्टिविटी यील्ड होते हैं उनकी भूमिका के लिए उन्हें हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर? इन्होंने ही एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि विश्व को भूख से मुक्त बनाना है, गरीबी से मुक्त बनाना है। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने एक फाउंडेशन भी स्थापित किया था। ठीक है साहब, क्लियर है तक? क्लियर है? चलिए एक चीज और समझ लीजिए आप कि भारत में इन्होंने 1972 से 1972 से 1979 तक 1972 से 1979 तक ये ICAR के महानिदेशक भी रहे थे। ठीक है, अब एक नया वर्ड निकल के आया कि ICAR क्या होता है ना जी?
अब बताइए सर ICAR क्या होता है, ये बता दीजिए कि ICAR क्या होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। किसके? कृषि अनुसंधान, ICAR कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये काम करता है, जिसे शॉर्ट में आप कहीं कहीं पढ़े पढ़े देखते हो मिलोगे डेयर, इसे आप डेयर के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत किसको? ICAR को काम करना होता है। ICAR को स्थापित किया गया था 1929 में। कब स्थापित किया गया था इसको? इसको स्थापित किया गया था 1929 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर पॉइंट। और यह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसके अंतर्गत? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत यह काम करता है। क्लियर पॉइंट है? तो कोई दिक्कत कोई? एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन और रह गया, सिंपल सा एकदम हलवा चीज। मुझे बताइए कि भाई ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंपल सा होगा ना, न्यू दिल्ली। भाई कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में होगा ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, चलो एक और बस लास्ट है ना, बस लास्ट क्वेश्चन बता दो मेरा, लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट देना मेरे को, ये लैपटॉप में कुछ हो गया, ठीक है। तो भाई मेरे एक सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन, इसका वर्तमान में चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है? वर्तमान में महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक कौन है बताइए? बताइए नाम, नाम जानो तब मानेंगे हम, नाम बता दो तब मानेंगे हम, नाम बताओ। मांगीलाल, क्या नाम है? मांगीलाल, ठीक है साहब, मांगीलाल जाट, नाम इनका ऐसा है, मांगीलाल जाट, ठीक है, जो अभी वर्तमान में महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है साहब। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी ठीक है। MS स्वामीनाथन फाउंडेशन की स्थापना किया, ICAR के महानिदेशक के रूप में कार्य किया 1972 से 1979। ICAR क्या है? ICAR एक संस्थान है जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग DARE के अंतर्गत काम करता है। DARE किसके अंतर्गत काम करेगा? कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ICAR को 1929 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमने बताया कि ICAR का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वर्तमान में महानिदेशक हैं कौन? मांगीलाल जाट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन तक ठीक है सब कुछ। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजिला टनल हाल ही में समाचार में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा है जम्मू कश्मीर। क्या ऑप्शन है करेक्ट? करेक्ट ऑप्शन हमारा है जम्मू कश्मीर, ठीक है, क्लियर पॉइंट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के लिए साथ साथ ब्लास्ट होगा, इसलिए यह न्यूज में थी जब यह क्वेश्चन में आया, ठीक है, क्लियर। यह सुरंग जिस जोजिला टनल की हम बात कर रहे हैं, ये रहा, तो भाई ये NH1 का पार्ट है। यह NH1 का पार्ट है, ठीक है, यानी कि NH1 पर श्रीनगर और लेह के बीच सभी मौसम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि NH1
कहां से कहां तक जाता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चले आगे। ठीक है, तो यह क्या करने वाली है, श्रीनगर और लेह को। ठीक है, तो इस टनल से क्या होगा बेटा, श्रीनगर और लेह, तो क्या मिलेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी यहां पे मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर, इसी उद्देश्य के साथ इसे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है कि रघुराम राजन इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं। कड़वे वचन, मातोश्री, आई टू सॉरी आई डू व्हाट आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, प्लेइंग विथ फायर। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, करेक्ट ऑप्शन मुझे बताइए, देन अटेम्प्ट करेंगे हम आज का अपना क्वेश्चन। ठीक है जी, क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट आंसर है। रघुराम राजन के द्वारा लिखित किताब है आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, अब आरबीआई गवर्नर थे ये, तो रघुराम राजन, रघुराम राजन की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो रघुराम राजन जी 23वें गवर्नर थे, 23वें गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है कि वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है। वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, कौन है भाई, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, जिन्होंने 2024 में क्या लिया था, पद संभाला था, कार्यभार संभाला था 2024 में, और यह 26वें गवर्नर है। कौन से नंबर के हैं ये 26 हैं, 26वें गवर्नर है। ठीक है, क्लियर, क्लियर तक कोई दिक्कत परेशानी, दिक्कत। ठीक है, तो कड़वे वचन थोड़ा बोल लेते हैं हम भी। कड़वे वचन के लेखक कौन है, कड़वे वचन किसने लिखी है बेटा, कड़वे वचन लिखी है तरुण सागर महाराज जी ने। किसने, तरुण सागर महाराज, तरुण सागर महाराज। मातोश्री किसने लिखी है भाई, मातोश्री बुक किसने लिखी है, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, नाम सुना होगा। यह लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, लोकसभा स्पीकर के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्लेइंग विद फायर, टेस, टेस, क्या नाम है इनका, टेस। ठीक है, आय का नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, लिख देता हूं गैरती सेन, लिख तो सकता हूं, अब तुम बोलते रहना क्या इसका क्या बोलते हैं इसे, गैरती सेन, गैरती सेन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आज का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है, भील, जुलू, बीरिंग, सहरिया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती है, सिंपल बताइए कि कौन सी जनजाति है जो भारत में नहीं पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारा है जुलू। क्या है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जुलू। ये भारत में नहीं पाई जाती, यह पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पाई जाती है बेटा, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहां मिलेगी, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट। बात कर लेते हैं और भी जनजातियों की। तो भाई भील कहाँ मिलती है, भील जब हम बात करते हैं भील की, तो भील मिलती है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ गुजरात में भी मिलती है। ठीक है,
क्लियर। यह है सबसे बड़ा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है साहब, सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। ठीक है साहब, क्लियर। नेक्स्ट हमारा ये हमारा हो गया जुलू, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ब्रू रिंग कहाँ मिलता है बेटा? त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ मिलेगा? त्रिपुरा और मिजोरम में। नेक्स्ट हमारा क्या है? सहरिया। सहरिया कहाँ मिलता है? सहरिया मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलेगा बेटा? मध्य प्रदेश में मिलता है सहरिया। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया सब? ऑप्शन पता चल गया? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? 1922 गया, 1928 कलकत्ता, 1925 कानपुर, 1931 कराची। बताइए सरोजिनी नायडू जी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे की थी? बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कानपुर। कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। तो मुझे बताइए कि जो 1922 का अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था? ठीक है, उससे पहले एक मिनट पहले थोड़ा सा बात कर लेते ना, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो 1925 के कानपुर अधिवेशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? बताइए। अरे लिखा तो है सरोजिनी नायडू ने, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी, महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली थी सरोजिनी नायडू। और कौन सा अधिवेशन था वो? कानपुर अधिवेशन था। ठीक है, क्लियर। सरोजिनी नायडू को नाइट एंजल की उपाधि भी दी जाती है। किसकी? नाइट एंजल, नाइट एंजल। ठीक है,